नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। जी हाँ, फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन लेकर आज मैं और श्वेता एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं, सुबह सुबह हर खबर आप तक पहुंचाने के लिए। तो हर रोज की तरह एक बार फिर इस वादे के साथ कि इस बुलेटिन को आपने देख लिया तो आपको दिन भर के लिए पूरी तरह से खबरों से अपडेट कर देंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अपने रोजमर्रा के काम करते हुए आप फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत कुछ जरूर कर सकते हैं। और कानपुर में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें पहले चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ किया और उसके बाद होटल जाकर के रील बनाई और उसके बाद कैसे कानून के हाथ इन चोरों की गिरबान तक पहुंचे वो दिखाते हैं। यूपी के कानपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में चोर एक घर में चोरी करते नजर आ रहे हैं। लाखों रुपए की चोरी का मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। अब एक और वीडियो देखिए। ये चोर एक होटल में चोरी किए गए रुपयों से रील बनाते हैं और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं। पुलिस के मुताबिक चोरी के बाद दोनों चोर एक होटल में रुके और वहां पर बिस्तर पर नोटों की गड्डी रखकर रील बनाई और अपने अकाउंट से अपलोड कर दी। इसी रील के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों नाबालिग चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जुवेनाइल कोर्ट में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। उनकी तहरीर पर एक चोरी का मुकदमा लिखा गया था। चोरी का मुकदमा लिखने के बाद फिर पुलिस ने इसमें काफ़ी मेहनत की। सर्विलांस के माध्यम से, ग्राउंड सर्विलांस के माध्यम से पता करके जो दो चोर थे उनको जो है पकड़ लिया गया है और उनके पास से जो है माल भी बरामद हो गया है। तकरीबन 1,90,655 रुपये बरामद हुए हैं। 2 मोबाइल फ़ोन हैं। इनकी बरामदगी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन चोरों ने ऐसी और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हैं। और अगली खबर आपको आगरा से बता दें, जहां पर रामलीला मैदान में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था और मंच पर नशे की हालत में एक सिपाही वहां पर पहुंच गए और नशे में धुत ये सिपाही जब मंच पर पहुंचा तो अजीबोगरीब हरकत करने लगा, जिसका लोगों ने वहां जो मौजूद थे वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। आप भी देखिए। यूपी के आगरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ रामलीला मैदान में यूपी पुलिस के एक जवान का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुलिस का ये जवान रामलीला कार्यक्रम के मंच पर चढ़ गया और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। जानकारी के मुताबिक ये शख्स नशे में धुत था और मंच पर चढ़कर लोगों को इशारे करता नजर आया। इसके बाद मंच पर विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल पहुंचे और नशे में धुत इस जवान को बाजू से पकड़कर नीचे उतारने की कोशिश की। देखते ही देखते कुछ पुलिस के जवान भी मंच पर पहुंच गए और नशे में टल्ले इस सिपाही को मंच से नीचे ले गए। मंच से नीचे जाने के बाद इस सिपाही की विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल से बहस शुरू हो गई। आखिरकार पुलिस के अन्य जवानों ने बीच बचाव किया और किसी तरह मामला शांत करवाया। नशे में धुत सिपाही की एक एक हरकत को लोगों ने मोबाइल में कैद कर लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब बात यूपी के कुशीनगर की करते हैं, जहाँ एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक अस्पताल के डॉक्टर और नर्स पर बच्चा बदलने का आरोप लगा है। जी हाँ, और इस घटना के बाद बच्चे के जो परिवार वाले हैं वो काफी ज्यादा हंगामा उन्होंने अस्पताल में जाकर के किया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। अस्पताल के बाहर हंगामे और बवाल की तस्वीर यूपी के कुशीनगर से सामने आई है, जहां पडरौना नगर में स्थित जीवनदीप चाइल्ड हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ पर बच्चा बदलने और चोरी कर बेचने का आरोप लगा है। दरअसल अंजलि कुशवाहा नाम की महिला के 7 दिन के बच्चे का यहां इलाज चल रहा है। जब 3 दिन बाद बच्चे को परिजनों ने डिस्चार्ज करने की मांग की तो अस्पताल के स्टाफ ने पहले आनाकानी की, फिर परिजनों को उनके बच्चों की जगह दूसरा बच्चा थमा दिया। आरोप है कि अंजलि को उनके बेटे की जगह लड़की थमा दी गई। उसके बाद लगे मांगने बच्चे को, तब लड़की थमा रहे हैं। हमारा लड़का बेच दिए हैं और लड़के थमा रहे हैं। नर्स को भी भगा दिए हैं। हमारा लड़का था, वो लड़की भी सांवली है, हमारा लड़का गोरा था, तो लड़का बेच दिया, विदेश भागने वाली थी। अस्पताल में इस लापरवाही के बाद परिजन और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा और बवाल काटा। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर रवि जायसवाल पर बच्चा बेचने का आरोप लगाते हुए न सिर्फ जमकर नारेबाजी की
बल्कि कार्रवाई की मांग भी की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस टीम ने आईसीयू को छोड़कर बाकी अस्पताल को सील कर दिया। जो पीड़िता है, पीड़िता के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, दिया गया है, उसमें जांच करने के पश्चात जो भी व्यक्ति दोषी होगा उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई। अस्पताल की इस घटना से लोगों में काफी गुस्सा है। परिजन और उनके समर्थक इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और अगली खबर मध्य प्रदेश से आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार में आ रही बाइक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। इस एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार का क्या हुआ, उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। देखिए, सड़क पर एक तरफ से स्कूल बस जा रही है, दूसरी तरफ एक शख्स झाड़ू लगा रहा है और वहीं कुछ दूरी पर एक शख्स टहलता नजर आ रहा है। एक्सीडेंट की शिकार हुई बाइक के साथ बाइक सवार भी घिसटता नजर आ रहा है। करीब 30 फीट तक फिसलने के बाद अचानक बाइक सवार अपनी बाइक से अलग हो जाता है, जबकि बाइक उससे भी करीब 10 फीट ज्यादा दूर तक घिसटती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं, बाइक सवार ठीक है। वो सड़क पर घिसटते बाइक से अलग होने के बाद खड़ा होता है तो उसे बचाने के लिए सड़क के किनारे टहलता नजर आ रहा शख्स तेजी से दौड़ता है। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे की हैं, जहां कई बड़े बड़े गड्ढे साफ नजर आ रहे हैं और ऐसी सड़क पर तेजी से ड्राइविंग बेहद खतरनाक है। तो ड्राइविंग के वक्त सावधान रहिए और रफ्तार से बचिए। और सिक्किम में जिस तरीके से तबाही आई है, बाढ़ आया है, उसने जम करके कहर बरपाया। हर तरफ पानी ही पानी घुस गया था। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें सेना के भी कई जवान शामिल हैं। कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में भी तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने के चलते आई बाढ़ से भीषण तबाही देखने को मिल रही है। लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में मंगलवार को अचानक बाढ़ आ गई, जिसके बाद से लगभग 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है, जिसमें सेना के 22 जवान भी शामिल हैं। कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले भी इस कुदरती आपदा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यहाँ सड़कें तबाह हो गई हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। जरूरी सामान ट्रकों में लदे हैं और ट्रक जहां तहां फंसे पड़े हैं। स्थानीय लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से कई लोगों की मौत की भी खबर है। लाचेन और चुंगथांग का संपर्क टूट गया है। भारतीय सेना और रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुटी है। रेस्क्यू के दौरान सेना की कई गाड़ियां मलबे में दबी मिली, वहीं निचले इलाकों के ज्यादातर मकान मलबे में दब गए हैं। देखिए, अभी तो सिचुएशन खराब ही है, क्योंकि अभी सभी का ये जो लाइन में जितने भी दुकानें लाइवलीहुड, तो इसमें ये जो टूरिस्ट लोग आता है उसी में बेस्ट है। अभी तो वो बंद हो गया है। हाँ, लेकिन अभी लाइवलीहुड से भी ज़्यादा जो टिस्टा में जो आया है, जो फ्लड आया है, वो तो हम लोग का अभी नेबर क्या बोले, वो तो हम लोग का जैसा अब आसपास का ही जैसा है ना। वो लोग का जो तकलीफ देखकर अभी दुकान का, लाइवलीहुड का उतना हम लोग का दिमाग में अभी नहीं है। अभी तो वो जो लोग वहाँ पर फंसे हुआ है, वो लोग को कैसे वहाँ से निकालना है, कैसे वो लोग को हेल्प करे, अभी हम लोग को दिमाग में सिर्फ वही जा रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम स्थानीय प्रशासन के साथ अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत परेशान है सर हम लोग तो। जैसे सिक्किम में फ्लड आया तो पूरा रास्ता टूट गया। ये रास्ता खोलने में अगर पीडब्ल्यूडी काम करेगा तो 1 साल लगेगा सर, ऐसा हालत है। और इसके लिए तो गवर्नमेंट खुद देख के बीआरओ को बुलाना चाहिए और प्राइवेट कंपनी को लगाना चाहिए। नहीं तो सर ये अभी चाड़ का टाइम है, हम लोग का नेपाली का तो मेन चाड़ होता है, उसका लिए तो बहुत असुविधा हो गया है सर। सिक्किम में सभी स्कूल कॉलेज 15 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने पर्यटकों से फिलहाल बाढ़ प्रभावित इलाकों में नहीं आने की अपील की है। वहीं एनडीआरएफ आज से पर्यटकों को एयरलिफ्ट करने का काम शुरू करेगी। फंसे पर्यटकों को बागडोगरा एयरपोर्ट पर छोड़ा जाएगा।
पार्टी के सांसद संजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली। कल कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। अब सवाल यह है कि जिस गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी गलत बता रही है, उसको लेकर के कोर्ट की तरफ से क्या बयान दिया गया और साथ ही संजय सिंह अब किस किस से मुलाकात कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में। ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, आरोपों को झूठा बताया, कार्रवाई को विपक्ष से बदले की नियत कहा। लेकिन जब कोर्ट में पेशी हुई तो न तो संजय सिंह की एक चली और न ही उनकी पार्टी और विपक्षी नेताओं की। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 5 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया। हालांकि ईडी ने संजय सिंह से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या लिखित आदेश दिए हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले संजय सिंह ने क्या कहा, ये आप सुन लीजिए। संजय जी कुछ कहेंगे? न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए चलिए अब बात कोर्ट के आदेशों के बारे में करते हैं। तो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के मुताबिक सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी सही है। पूछताछ के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर पूछताछ की जाएगी। पूछताछ वाले सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया जाएगा। हर 48 घंटे में एक बार संजय सिंह की मेडिकल जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, संजय सिंह को ईडी की रिमांड के दौरान मिलने जुलने की सुविधा भी दी गई है। मसलन ईडी की पूछताछ के दौरान रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच संजय सिंह अपने 3 वकीलों से मिल सकेंगे। वकीलों और संजय सिंह के बीच 30 मिनट की मुलाकात होगी। वकीलों के साथ संजय सिंह की मुलाकात पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। ईडी के अधिकारी संजय सिंह और उनके वकीलों के बीच हुई बातचीत नहीं सुनेंगे। शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच ही आधे घंटे के लिए संजय सिंह अपने पिता और पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि 10 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी के रिमांड पर रहेंगे। तब तक सियासत गर्म है। इस मामले को लेकर विपक्ष और बीजेपी दोनों के तेवर तल्ख हैं। और देश भर में ईडी की ओर से जो लगातार कार्रवाई हो रही है, उसका दौर जारी है और अब इस फहरिस्त में कई बॉलीवुड स्टार्स का नाम भी शामिल हो चुका है। सवाल ये कि रणबीर कपूर के बाद अब कौन कौन है ईडी के रडार पर, आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता रणबीर कपूर इन दिनों ईडी के रडार पर हैं। उनके खिलाफ जांच की तैयारी है। पूछताछ के लिए ईडी की ओर से रणबीर को समन भेजा गया है और आज रणबीर को ईडी के दफ्तर में पेश होना है। वहीं रणबीर ने ईडी के सामने पेश होने से बचने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है। ईडी की जांच का ये दायरा सिर्फ रणबीर तक ही नहीं रुका है। इसके जद में कई और नामी गिरामी चेहरे हैं। मसलन अब एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, एक्ट्रेस हिना खान और कॉमेडी एक्टर कपिल शर्मा से भी पूछताछ होगी। ईडी ने समन भेजकर सभी को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि ईडी को शक है कि इन सभी कलाकारों को महादेव ऑनलाइन लॉटरी केस में हवाला के जरिए पैसे दिए गए हैं। सवाल है कि आखिर क्या है महादेव ऐप लॉटरी घोटाला। तो बता दें कि ईडी ने पिछले महीने महादेव ऑनलाइन लॉटरी ऐप मामले की जांच के दौरान कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के कई शहरों में छापेमारी की और 417 करोड़ की संपत्ति फ्रीज और जब्त की थी। तब ये मामला चर्चा में आया था। छत्तीसगढ़ के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल इस कंपनी के मुख्य प्रवर्तक हैं और दुबई से अपना संचालन करते हैं। इस कंपनी पर अवैध सट्टेबाजी, वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ता दिलाने, बेनामी बैंक खातों और पैसों की हेराफेरी करने का आरोप है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया में भारत और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा माना है। पिछले 24 घंटे में 2 बार उन्होंने उभरते भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। जी हाँ, पुतिन ने तारीफ करते हुए G20 की तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा भारत के लिए, आप भी सुनिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 घंटे में दूसरी बार पीएम मोदी और भारत की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने दुनिया में उभरते भारत और उसके बढ़ते कद का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया। В этом смысле, конечно, в Совете Безопасности ООН должны быть представлены такие страны, которые приобретают значительный вес в международных делах. Какие это страны? Ну, это Индия, более 1,5 миллиарда, по-моему, человек уже населения, 7 с лишним процентов рост экономики, по-моему, 7,4 или 7,6%. Но это мировой гигант.
पुतिन मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी में वो दम है जो दुनिया में भारत को और भी ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली बना रहा है। То, что это мощная страна, она становится из года в год мощнее под руководством премьер-министра Моди. पुतिन ने भारत में हुए G20 समिट की भी जमकर तारीफ की। पुतिन की माने तो G20 सम्मेलन पीएम मोदी की बड़ी सफलता इसलिए है क्योंकि उन्होंने बेहद कूटनीति तरीके से G20 में लिए गए फैसलों का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। बिहार में जब से जातीय जनगणना जारी हुआ है तब से वहां का जो सियासी पारा है वो काफी हाई है और अब इसको लेकर के जो बिहार के बीजेपी विधायक हैं उनकी तरफ से एक बयान भी सामने आया। दरअसल इस जातीय जनगणना में कुछ जातियों को कम करके आंकने के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर के जो अब उनके ही विधायक है वो सवाल उठा रहे हैं। बिहार में जिस दिन से जातीय जनगणना को जारी किया गया है तब से बिहार का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी इसे फूट डालो शासन करो की नीति से जोड़कर देख रही है। नीतीश तेजस्वी पर जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार में जो जातीय जनगणना जारी हुआ है उसमें 82% हिंदू हैं, इसलिए बिहार राज्य को हिंदू राज्य घोषित कर दिया जाए। जातीय जनगणना का रिपोर्ट हुआ है तो इसमें तो हो गया कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 82% हिंदू है बिहार में, तो हिंदू राज्य घोषित हो बिहार। हिंदू के सारे मुद्दे को प्रमुखता से रखा जाए और हिंदुओं का बोलबाला हो सभी जगह। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश की पार्टी में शामिल अलग अलग जातियों के नेताओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी इस बात की नहीं कि जातीय जनगणना क्यों जारी किया गया, बल्कि इस बात से है कि उनके समाज के लोगों को इस गणना में कम करके आंका गया। हमारी गणना दोबारा से कराई जाए। तेली साहू समाज बिहार में 2.81 से बहुत ज्यादा है। हमारे इस के साथ इंसाफ हो समाज के साथ। फिलहाल नीतीश और तेजस्वी को लगता है कि जातीय जनगणना से वो 2025 में एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो सकेंगे, लेकिन इस जातीय जनगणना ने बिहार का सियासी पारा तो जरूर बढ़ा दिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए आपको बताते हैं कि आजम खान और उनके करीबियों पर जो आईटी की रेड हुई उसमें कौन से वो पासवर्ड मिले जिसे डिकोड करने के लिए एजेंसी जुटी हुई है। जी हाँ, आखिर क्या है ऑपरेशन डी, इस रिपोर्ट में देखिए। आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े उनके करीबियों पर आईटी रेड के बाद शिकंजा कसता जा रहा है। आजम खान पर आईटी रेड को लेकर अब कई खुलासे भी सामने आए हैं, जिसमें आईटी का ऑपरेशन डी भी शामिल है। ये ऑपरेशन डी है क्या, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आजम पर आईटी के नए खुलासे को जान लेते हैं। आजम और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों पर जब आईटी ने रेड की उस वक्त आईटी को कोड वर्ड में बड़ी रकम लेने के दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों की माने तो आईटी ने जो रेड किया उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें कोड वर्ड में नाम लिखे हैं। उस कोड वर्ड के सामने लाखों रुपए की रकम लिखी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि ये पैसा आजम ने अपने प्रभाव से अधिकारियों और ठेकेदारों से वसूला था। इसमें फॉरेन फंडिंग की भी आशंका है। इन कोड वर्ड की गुत्थी आईटी सुलझाने में जुटी है। अब आप आजम के खिलाफ चलाए गए आईटी के ऑपरेशन डी के बारे में भी जान लीजिए। आज आजम और जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जितने भी अवैध रकम की जानकारी मिल पा रही है उसमें ऑपरेशन डी का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल आजम के घर आयकर विभाग की जिस टीम को छापा डालना था उसमें 10 गाड़ियां रखी गई थीं और सभी गाड़ियों का कोड डी दिया गया था। 10 गाड़ियों पर D1 से लेकर D10 तक स्टिकर चिपकाए गए थे। आईटी के ऑपरेशन डी में कुल 42 लोगों को रखा गया था और आजम के घर तक पहुंचने की जानकारी भी बेहद गोपनीय रखी गई थी। यहाँ तक डी कोड गाड़ियों में बैठी टीम को भी लास्ट तक नहीं बताया गया कि रेड कहाँ करना है। पूरे ऑपरेशन डी को दिल्ली में बैठे आयकर विभाग के आला अधिकारी कंट्रोल कर रहे थे। इसी ऑपरेशन डी के तहत आजम और जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध धंधे और अवैध पैसे से जुड़े अहम दस्तावेज आयकर विभाग अपने कब्जे में ले चुका है, जिसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी की करते हैं, जिन्हें हमने अक्सर सियासी नेता के तौर पर देखा है, लेकिन माँ बेटे की खूबसूरत और प्यारी तस्वीर भी सामने आई है। अब राहुल गांधी ने एक ऐसा खूबसूरत तोहफा अपनी मां सोनिया गांधी को दिया जिसको देख करके सोनिया गांधी भी खुशी से झूम उठी। देखिए आप भी।
राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी को ऐसा गिफ्ट दिया जिसे पाकर वो खुशी से झूम उठी। दरअसल राहुल गांधी मां सोनिया के लिए गोवा से एक डॉगी लेकर आए थे। वो इसे बेहद सरप्राइज तरीके से मां सोनिया को देना चाहते थे। वीडियो में देख सकते हैं कि वो गाड़ी से डॉगी को उतारते वक्त भी कहते दिखे कि ये मां के लिए सरप्राइज है। इसके बाद वो डॉगी को सीने से चिपकाकर दरवाजे तक पहुंचते हैं और फिर एक हवादार बकेट में डॉगी को रखकर पैक कर देते हैं। इसके बाद वो मां सोनिया को घर के अंदर से बुलाते हैं, लेकिन सोनिया गांधी कुछ समझ नहीं पाती कि राहुल उन्हें बाहर क्यों बुला रहे हैं। सोनिया जब राहुल के गिफ्ट को खोलती हैं तो वो खुशी से फूल उठती हैं। इसके बाद सोनिया राहुल के दिए गिफ्ट डॉगी को सीने से लगा लेती हैं। इस दौरान माँ बेटा का प्यार भी एक दूसरे के लिए झलकता है। सोनिया गांधी राहुल के दिए गिफ्ट डॉगी को घर के अंदर ले आती है और फिर उसके साथ खूब खेलते हुए भी दिखती हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है मां सोनिया इस प्यारे से डॉगी को पाकर न सिर्फ बेहद खुश हैं, बल्कि उसके साथ खेलती भी नजर आ रही हैं। वहीं डॉगी भी पूरे घर में मस्ती करता हुआ भी दिख रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई के गोरेगांव से, जहां पर भीषण अग्निकांड हुई है। भीषण अग्निकांड में 6 लोगों की मौत हो गई। जय भवानी बिल्डिंग बताई जा रही है, जिसकी पार्किंग में आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने भीषण आग पर काबू पा लिया है, लेकिन इस अग्निकांड में बताया जा रहा है 30 कारें जलकर खाक हो गई हैं, जबकि 25 से 30 लोगों के घायल होने की खबर है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये भीषण अग्निकांड जिसमें 6 लोगों की झुलसने से मौत हो गई है। 8 गाड़ियां वहां पर पहुंचती है फायर ब्रिगेड की आग पर काबू पाने के लिए। इस अग्निकांड में 30 कारें भी जल करके राख हो गई हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो बिल्डिंग की पार्किंग है वहां पर ये आग लगी है और जाहिर सी बात है वहां पर कितनी गाड़ियां खड़ी होंगी, उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा। तो कुल 30 कारें बताई जा रही है कि वो जलकर राख हो गई और 25 से 30 लोग घायल भी हो गए इस आगजनी में, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है।